हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई बोर्ड परीक्षा 2024 का क्लास 10 का हिंदी का जो आपका पेपर 19 फरवरी को होने वाला है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सिलेक्टेड प्रश्न है। तो इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें, क्योंकि ये यदि सेशन को मिस करिएगा तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम आपको बता देते हैं जानकारी के लिए, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जेईई बोर्ड में पूछा गया है उसका वीडियो अपलोड हो गया है। यदि आप नहीं देखें हैं तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 12 से है, ठीक है। देखिए, चैप्टर नंबर 12 क्या है, लखनवी अंदाज है। और लखनवी जो अंदाज है इसका लेखक क्या है, यशपाल है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से हीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंततः सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 19 में भी पूछा है और 9 में भी पूछा है, दोनों बार पूछा है। तो याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले लिखिए उत्तर में, नाना साहब ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वे अपने आप को एक खानदानी रईस बताकर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। उनके मन में नवाबी प्रदर्शित करने का अहम पूर्ण भाव समाया था, जिससे वे नजाकत और अमीरी प्रकट कर रहे थे। जब वे एकांत में बैठे खीरा खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी लेखक के आने पर उन्हें अपनी नवाबी दिखाने का अवसर मिल गया और उन्होंने करीने से खीरे काटे और उन पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च सुरखा बुरुक दी। दुनिया की रीति से हटकर खीरे की फांकों को होठों तक ले जाकर उन्हें सूंघा और फिर एक एक करके उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस प्रकार जो करके उन्होंने लेखक के मन पर लखनवी नवाबी की मिथ्या थाक जमानी चाहिए थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बोल रहा है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी यह कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत है? 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। हमारे मत में बिना विचार घटना और पात्रों का अभाव में कहानी नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि कहानी लिखने के लिए तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक महत्वपूर्ण है। बिना विचार के कहानी बन ही नहीं सकती है, बिना घटना के कहानी का कथानक आगे बढ़ नहीं सकता और बिना पात्रों के माध्यम से कहानी कही नहीं जा सकती। अतः यशपाल का यह कथन नई कहानी का व्यंग मात्र ही है, क्योंकि कहानी में कोई ना कोई विचार होना उद्देश्य रूप से आवश्यक होता है। इसलिए हम यशपाल के विचार से सहमत नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक को नवाब साहब के किन किन भावों से महसूस हुआ कि उन्होंने बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? ये जेक 2016 में 11 में, उसके बाद 13 में और 18 में 3 साल ये पूछा गया क्वेश्चन। तो लेखक को सेकंड क्लास के डिब्बे में आया देखकर एकांत में पालथी मारकर बैठे नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। उन्होंने लेखक से कोई बात नहीं की और देखा भी नहीं। वे अनजान से बनकर खिड़की से बाहर की ओर झांकने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को प्रतीत हुआ कि डिब्बे में बैठे नवाब साहब उससे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब देखिए, ये जो चैप्टर हमारा इससे है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके जो लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इसका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इस पाठ के आधार पर फादर कमिल बुल्के जी को फादर कमिल बुल्के जी जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखे। ये 2012 में और 2017 में क्वेश्चन पूछा। तो इस पाठ के आधार पर फादर कमिल बुल्के की छवि एक आत्मीय सन्यासी की उभरती है। उसका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। उसका रंग जो था गोरा था और उसके चेहरे पर एक सफ़ेद झलक देती हुई दाढ़ी भी थी। उनकी आंखें नीली थी। वे हमेशा सफ़ेद चोगा धारण करते थे। वे स्नेह और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति थे। उनके मन में परिचितों के प्रति असीम स्नेह समाया हुआ था।
आगे देखते हैं, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। 2009 में क्वेश्चन पूछा, 2011 में क्वेश्चन पूछा। हमारे विचार से बुल्के ने भारत आने का मन इसलिए बनाया होगा क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिकता के संबंध में सुना होगा। इसी से उनके मन में भारत के प्रति अपार श्रद्धा और आदर जगा। इसके साथ ही वे वहाँ रहकर भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा से परिचित होना चाहते थे। उन्होंने अपने धर्म गुरु से संन्यास लेते हुए यह शर्त रखी थी कि उन्हें भारत जाने दिया जाए और वे भारत में रहकर ही काम करना चाहते थे। आगे देखते बोल रहा आगे देखिए क्वेश्चन, फादर की उपस्थिति देवघर की छाया जैसी क्यों लगती थी। ये क्वेश्चन 17-19 में क्वेश्चन पूछा था। फादर कामिल बुल्के की जीवन देवघर के वृक्ष के समान विशाल था। वे परिमल नामक साहित्यिक संस्था में सम्मानित एवं वयोवृद्ध सदस्य थे। वे संस्था में सभी सदस्यों को परिवार जैसा मानते थे। उसके परिवार में मुखिया की तरह सभी पर अपना वात्सल्य लुटाते थे। उनकी कृपा की छाया और उनकी शरण में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर छाई रहती थी क्योंकि वे घरों में उत्सवों और संस्कारों पर पुरोहितों की भांति उपस्थित रहते थे। यही कारण है कि उसकी उपस्थिति देवघर की छाया जैसी लगती थी। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग क्यों कहा गया है। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा है। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग रहे क्योंकि उन्होंने भारत में रहकर अपने आप को पूरी तरह से भारतीय बना लिया। उन्होंने कोलकाता और इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई की, हिंदी विषय में एमए किया और हिंदी तथा संस्कृत विषयों का अध्ययन कराते हुए सेंट जेवियर्स कॉलेज में विभागाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रतीक राम कथा की उत्पत्ति और विकास का शोध कार्य भी किया। उनका जीवन और आचरण भारतीय संस्कृति के मूल्यों के अनुरूप थे। उन्हें हिंदी में बेहद क्या था, लगाव था। इसके साथ ही यहाँ के लोगों के उत्सवों और संस्कारों में पुरोहितों के समान उपस्थित रहते थे। इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग थे। आगे ये क्वेश्चन बोल रहा है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा। तो लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा गया है कि उसके पावन मन में सभी परिचितों के प्रति सद्भावना और अपार स्नेह समाया हुआ था। वे मानवीय गुणों से मंडित सहज हृदय इंसान थे और सभी के प्रति उनके हृदय में स्नेहिल धारा प्रभावित होती रहती थी। और उनके करुणा का प्रसाद सभी को बराबर मिलता रहता था। वे परिचितों के हर सुख दुख में साथी होते थे और उन्होंने लेखक के पुत्र में अन्न भी डाला और उसकी मृत्यु पर उसे संतावना भी दी। मानवीय करुणा की तरल चमक उनके चेहरे पर हर वक्त दिखाई देती थी। आगे ये क्वेश्चन बोला जाए यहाँ पे, बोल रहा फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग कर एक नई छवि प्रस्तुत की कैसे। ये हमारा क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। फादर बुल्के की सच्चे अर्थों में एक सन्यासी थे। उन्हें मानवीय गुणों का समावेश था। वे परोपकारी थे। उसके हृदय में दूसरों के लिए करुणा एवं वात्सल्य भाव समाया हुआ था। वे सन्यासी होकर भी परिचितों से विशेष लगाव रखते थे। वे उनके सुख दुख में शामिल होते थे और उनके गले लगाने का आतुर रहते थे। उसके बाद बोल रहा है, वे कभी भी किसी को भी अपने दूर तथा अलग प्रतीत नहीं होने देते थे, इसलिए लोग उसे आत्म संरक्षक मानते थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है, ये चैप्टर हमारा 14 चैप्टर से एक कहानी या भी इसका जो आपको लेखक कौन है, मन्नू भंडारी है। मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस कल्चर से वंचित रहते थे। इस बारे में आप विचार कीजिए। 2009 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह सत्य है कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है। बिल्कुल होता है भाई, क्योंकि सुख दुख में सबसे पहले आस पड़ोस ही काम आते हैं और सहयोगी बनते हैं। लेकिन वर्तमान में पाश्चात्य सभ्यता और टीवी संस्कृति के प्रभाव ने महानगरों की कल्चर में आने वाले लोगों को इतना आत्म केंद्रित बना लिया है कि आस पड़ोस के जीवन में मानो बेगाने हो गए हैं। धन कमाने की लालसा और अपने मन में इतनी आगे बढ़ गई है कि उसे यह भी पता नहीं चलता है कि उसके पड़ोस में कौन रहता है। संपर्क की बात तो बहुत अलग रह जाती है, इसलिए वे पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। आगे देखिए तो क्वेश्चन बोल रहा है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों पर किस किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो ये 2013 में क्वेश्चन पूछा है। तो लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। वे थे
लेखिका के पिताजी और दूसरा लेखिका के हिंदी का प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। लेखिका जो पिताजी जो है ना, पिताजी ने लेखिका को राजनीतिक बहसों में शामिल करके देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया। उसके साथ ही उन्होंने उसे रसोई घर और सामान्य घर गृहस्थी के कामों में दूर रखकर प्रतिभाशील व्यक्तित्व प्रदान किया। हिंदी जो प्राध्यापिका जो शीला अग्रवाल था, उसको लेखिका ने क्रियाशील, जागरूक और आंदोलनकारी बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी जोशीली बातों से लेखिका के मन में बैठे संस्कारों का कार्य रूप दे दिया। उसके साथ ही उन्होंने लेखिका ने को क्रांतिकारी और विद्रोही बनाया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कहानी यह भी है, पाठ के आधार पर बताइए लेखिका को अपने पिता से क्या वैचारिक मतभेद था। यह 2010-16 में क्वेश्चन पूछा गया। लेखिका के पिताजी का स्वभाव क्रोधी, शक्की एवं अहमवादी थे। वे लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, लेकिन वे उसके घर की 4 दीवारी तक ही सीमित रखना चाहते थे। लेखिका को पिता की यह सीमा स्वीकार नहीं था। वह सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लेना चाहती थी। लेखिका के पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया गया था। इससे लेखिका को उनके वैचारिक टकराव थी। आगे यदि चैप्टर नंबर 15 ये हमारा लास्ट जो चैप्टर था, यतीन्द्र मिश्र जो इसका लेखक है, तो यहाँ ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है। बिस्मिल्लाह खान जो है मिली जुली संस्कृति का प्रतीक था। 2011-2014 में क्वेश्चन पूछा गया। तो बिस्मिल्लाह खान हिंदू और मुसलमानों की मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। एक और वे सच्चे मुसलमान थे। वे मुसलमान धर्म से सभी त्योहारों और उत्सवों को पूरी श्रद्धा के साथ मानते थे। 5 समय की नमाज श्रद्धा के साथ अदा करते थे। मुहर्रम भी बड़ी श्रद्धा से मानते थे। मुहर्रम के 8वीं तारीख को पैदल चलते नौहा बजाते थे। इसके साथ ही वह काशी विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाते थे। गंगा के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते थे। काशी के बाहर रहते हुए भी उस विश्वनाथ के बालाजी के मंदिर की ओर से मुँह करके प्रणाम किया करते थे। इसलिए वे मिली जुली संस्कृति के मानते थे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बिस्मिल्लाह खान के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तित्वों को उल्लेख करें जिन्होंने उसकी संगीत साधना का समृद्ध किया। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। तो बिस्मिल्लाह खान के संगीत जीवन में निम्नलिखित परंपराओं और लोगों को समृद्ध करने में अपना सहयोग दिया। रसूलन बाई और बतुलन बाई की गायिका ने उन्हें संगीत की ओर आकर्षित किया, क्योंकि जब भी वे बालाजी के मंदिर जाते थे तब रास्ते में गुजरते समय उन्हें तरह तरह के बोल, ठुमरी, टप्पे, दादरा आदि सुनने को मिलते थे, जिससे उसके मन में संगीत के प्रति ललक जगी। आगे बोल रहा है, बिस्मिल्लाह खान कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दिए। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा है। बिस्मिल्लाह खान संगीत के अनन्य उपासक थे। वे शहनाई बजाने की कला में प्रवीण थे। उन्होंने 80 वर्ष तक लगातार शहनाई बजाई। वे शहनाई वादन में बेजोड़ थे। गंगा तट पर बैठकर घंटों रियाज करते थे। वे अपनी कला को ईश्वर की उपासना मानते थे। वे इसके विकास के लिए खुद से सिर बुखाने की मांग करते थे। इसके साथ ही वे अपने घर में झल्लाते भी थे, और क्योंकि उनके अनुसार उन्हें अब तक शहनाई को सही ढंग से बजाना क्यों नहीं आया, इससे स्पष्ट होता है कि वे शहनाई के कला उपासक थे। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता था। ये क्वेश्चन 2011 में, 12 में, 14 में, 15 में, 18 में पूछा है। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग किया जाता है वह डुमराव में सोन नदी के किनारे ही पाई जाती है। इसके साथ ही डुमराव प्रसिद्ध शहनाई कादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म स्थान भी है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई से मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया। ये क्वेश्चन 2009 में, 2010 में, 2014 में, 2016 में, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। तो बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी शहनाई से हमेशा ही मंगल ध्वनि निकलता था। वे काशी के विश्वनाथ बालाजी मंदिर के अनेक मांगलिक उत्सव पर्वों पर शहनाई बजाते थे, और इसके साथ ही उन्हें आगे बढ़कर दूसरा सुरीला शहनाई वादक नहीं हुआ था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है, और शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। सुशीर वाद्यों से अभिप्राय है कि मुंह में फूंकर बजाए जाने वाले वाद्य या वाद्य छेद और अंदर से खोखली या
पोली नली वाले होते हैं, जैसे बांसुरी, शहनाई, नागस्वरम, बीन आदि। नाड़ी या रीढ़ से युक्त वाद्यों को नय कहा जाता है। शहनाई की ध्वनि सबसे मधुर होने से शहने अर्थात सुरील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई, क्योंकि यह वाद्य सभी सुशील वाद्यों से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यथित करते हैं? ये 2009, 11, 13, 15, 19 में क्वेश्चन पूछा गया। तो बोला काशी में पुरानी परंपराएं लुप्त हो रही है। खान पान की पुरानी चीज़ें, जिसे देसी घी से बनी कचौड़ी, जलेबी बेचने वाले के मलाई बर्फ वहाँ से चले गए थे, और ना ही संगीत, साहित्य और अदब का वैसा मान रह गया था। हिंदुओं और मुसलमानों का पहला जैसा मेल जोल नहीं रहा। इसके साथ ही संगीतकारी का वैसा मान भी नहीं रहा जैसे बिस्मिल्लाह खान को व्यथित करती थी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।